हमारा कोर्स कोड अभी चल रहा है BBCCT 103, ठीक है। इसमें हम यूनिट 1 तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन अभी चल रहा है, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, ब्लॉक 1 बोलूँ तो ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक 1 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। ब्लॉक 2 हमने स्टार्ट किया था, ब्लॉक 2 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने बात किया था कहाँ तक, ब्लॉक 2 में यूनिट नंबर ब्लॉक 2 का फर्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5 है, ठीक है ना। 5, 6, 7 ये ब्लॉक 2 में आता है, ठीक है। ब्लॉक 1 में यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, तो 1 हमारा कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, 4 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ब्लॉक 2 में हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यूनिट 5 में हमने अब तक ER पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? ER और गोल्जी बॉडी, ER और गोल्जी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम ब्लॉक 3 भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? ज़रूरी है। अभी हमने ER पढ़ा है, अभी हमने गोल्जी बॉडी पढ़ी है, ठीक है। हम आगे लाइजोसोम सब भी पढ़ लेंगे, ब्लॉक 2 में लाइजोसोम भी पढ़ेंगे। तो ER पढ़ लेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ लेंगे, लाइजोसोम पढ़ लेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद जब हम ब्लॉक थ्री में यूनिट नंबर 8 देखेंगे ना, ब्लॉक 3 में बेसिकली यूनिट नंबर 8, 9, 10 है। तो ब्लॉक 3 जब हम पढ़ेंगे ना, जब पैरेलली स्टार्ट करेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। क्यों? हमने अभी अभी पढ़ रखा है ER, जस्ट हमने अभी अभी गोल्जी पढ़ रखी है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी प्रोटीन ट्रैफिकिंग को समझने में। नहीं तो एक समय बाद स्टार्ट करोगे तो आपको पिछले वाला रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या पढ़े थे हम, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टार्ट करेंगे, ये सही टाइम है, ठीक है। तो जस्ट अभी हमें रिकॉल है, हमने पढ़ रखा है अभी अभी कि ER कैसे काम करता है, गोल्जी बॉडी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें हमें पता है, और तो हमें ज़्यादा इसका रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉक 3 भी हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक 1, 2, 3 ये तीनों ही हमारा चल रहा है अभी तो, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाओ। सिंपल सा लेक्चर रहने वाला, आज ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो, प्रोटीन ट्रैफिकिंग का ये फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है ना। जो ब्लॉक नंबर 1 है, सॉरी ब्लॉक 3 का यूनिट 8, ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग 1, ये होगा प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2, और जो यूनिट 10 है वो होगा प्रोटीन ट्रैफिकिंग 3। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग को 3 हिस्से में बांट के पढ़ाया गया ब्लॉक 3 में। बेसिकली आप बोला जाए तो ब्लॉक 3 में आप ओनली प्रोटीन ट्रैफिकिंग ही पढ़ोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो क्या होता है प्रोटीन ट्रैफिकिंग? तो देखो, प्रोटीन ट्रैफिकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस, किस चीज़ प्रोसेस, बाय विच प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड। प्रोटीन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? विद दी सेल या तो और बिटवीन डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। सेल के अंदर ये तो आप सेल से बाहर भी प्रोटीन को निकाल सकते हो, ठीक है। सेल से बाहर भी आप प्रोटीन को सिक्रीट कर सकते हो। और प्रोटीन सेल के अंदर जो डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। लाइक आप माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पहुंचा सकते हो। आप क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनल, सेल के जितने भी ऑर्गेनल हैं आप उनको प्रोटीन दे सकते हो, ठीक है ना। तो इनर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और आउटर ट्रांसपोर्ट मीन आपका इंटरसेल्यूलर, ठीक है ना। इंटरसेल्यूलर, सेल से बाहर भी आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग सिंपल सा एक प्रोसेस है बस, ठीक है। अब इतना भी सिंपल नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें और आएगी सामने। आ जाओ, इंट्रोडक्शन लेते हैं, सिंपल सी इंट्रोडक्शन। ब्लॉक टू रिकॉल करो, जब हमने यूनिट नंबर 5, ब्लॉक 2 में यूनिट नंबर 5 जहाँ हम पढ़ रहे थे दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली हम बोलते हैं ER हमने पढ़ा, गोल्जी पढ़ा, लाइसोसोम भी हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम डिवाइड्स द सेल into many subcellular compartment like न्यूक्लियस, ER एक्सेट्रा। जो इनर मेम्ब्रेन सिस्टम है, मीन्स हर एक ऑर्गेनल का जो अपना खुद का मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो वो उनको डिवाइड करती है सब कंपार्टमेंट में, सब सेल्यूलर कंपार्टमेंट में, ठीक है ना। जो कि हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता। इस चीज़ के बारे में तो हम कितने बात कर चुके हैं, ठीक है। ईच ऑर्गेनल रिक्वायर्स ए यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन। हर एक ऑर्गेनल को प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन चाहिए हर एक ऑर्गेनल को, डिफरेंट प्रोटीन चाहिए होती है। एक यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होती है। मान लो प्रोटीन प्रोटीन A, Y, X
GPX, मान लो कुछ भी ऐसा कुछ करके है, ये सारी प्रोटीन चाहिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। कुछ और टाइप की प्रोटीन है जो हमें चाहिए लाइसोसोम को, कुछ और टाइप की प्रोटीन है जो चाहिए गोल्जी बॉडी को, कुछ और प्रोटीन्स है जो चाहिए हमारे पास पेरोक्सिसोम्स को, जितने भी सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है, उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं। ऐसे नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रोटीन पे काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वही रिक्वायरमेंट बाकी ऑर्गेनल को भी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड सेलेक्टिवली फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। देखो, अगर ऐसा होता, मान लो सेल के अंदर 10 ऑर्गेनल है, ठीक है ना, मान लो सेल के अंदर 10 ऑर्गेनल है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि 10 लोगों को 10 ऑर्गेनल को सेम टाइप की प्रोटीन चाहिए, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो बनाते जा रहे हो फेंकते चलो बाहर जाता रहेगा, ठीक है, ठीक है। बट दिक्कत बात यह है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो 10 ऑर्गेनल है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं 10 ऑर्गेनल है, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबको अलग अलग टाइप की प्रोटीन चाहिए। तो हमें पता करना पड़ेगा, हाँ भाई किसको किस टाइप की प्रोटीन चाहिए, तो उसको स्पेसिफिक उसी पॉइंट पे उस प्रोटीन को उसी ऑर्गेनल के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप समझ सकते हो ना, घर में अगर आपके 5 मेंबर है तो सबको अलग अलग टाइप का खाना पसंद है, ठीक है ना। मान लो किसी को करेला नहीं पसंद, किसी को करेला बहुत पसंद है, तो आपने उल्टा कर दिया, जिसको नहीं पसंद था उसको आपने दे दिया, और जिसको पसंद था उसको और कुछ और ही दे दिया। तो हाँ, सिंपल सी बात यहाँ पे समझी जा सकती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनल है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल सेल के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनकी अलग अलग है, उनको अलग अलग टाइप की प्रोटीन चाहिए होती है, यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए, एक प्रोटीन से तो काम चलेगा, एक सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें पता करना पड़ेगा, हाँ सेलेक्टिवली हम सेलेक्ट करेंगे भाई किस प्रोटीन को कहाँ भेजना है। उल्टा भेज दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सबको एक जैसा प्रोटीन पसंद नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्ट करके भेजना पड़ेगा, हाँ ये चीज़ है तो इसको इधर भेजो, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजो, इसको न्यूक्लियस के पास भेजो, ठीक है, इसको पेरोक्सिसोम के पास भेजो, ठीक है। बढ़ते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्ट्स लाइक द ट्रैफिक बैरियर, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लाइक जो आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ऑर्गेनल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का एक मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी, ठीक है ना, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन चाहिए, इसके अलावा उनको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या बोला, आपने बोला नहीं मैं इसको ज़बरदस्ती बी प्रोटीन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बी प्रोटीन आया इधर, बोला भाई एंट्री दे दो, बी प्रोटीन यहाँ पे आया, बोल रहे हैं एंट्री दे दो, क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? ये बैरियर है, ये जो इसका जो ये मेम्ब्रेन है, इसका ये जो मेम्ब्रेन है, ये बैरियर के रूप में काम करेगा, ये इसको एंट्री ही नहीं देगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, वो एक बैरियर की तरह काम करता है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। प्रोटीन लिपिड एंड अदर कंपोनेंट बिटवीन द इंटरसेल्युलर कंपार्टमेंट। मीन्स कोई भी मान लो यहाँ पे प्रोटीन एंट्री मांग रहा है तो उसको भी नहीं एंट्री मिलेगी। कोई ऐसा लिपिड जो इसको नहीं चाहिए, वो लिपिड को भी अंदर एंटर नहीं करने देगा। कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल जो माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं चाहिए, वो उसको भी एंट्री नहीं देगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेलेक्टिव नेचर का होता है, ये आपको पता है। मेम्ब्रेन सेलेक्टिव नेचर का होता है, वो सेलेक्ट करता है कि क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल, ठीक है, several thousand of protein are synthesized either on membrane bound ribosome, on rough ER और फ्री राइबोसोम। जो मेमेलियन सेल है उनमें थाउजेंड टाइप की प्रोटीन्स बनती है, ठीक है ना, सेवरल थाउजेंड टाइप की प्रोटीन्स बनती है। कहाँ पे? ER में, ER पे जो लगे हुए राइबोसोम है, जो राइबोसोम ER से अटैच है वहाँ बन सकती है। तो जो राइबोसोम साइटोसोल में फ्री है उनसे वो बनाया जा सकता है प्रोटीन, ठीक है ना। तो हाँ, फ्री राइबोसोम इन दी साइटोसोल। यू विल स्टडी अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इन 5th सेमेस्टर कोर्स। हाँ, हम देखेंगे 5th सेमेस्टर में अपने BBCCT 1, 2, 3 में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को ढंग से पढ़ेंगे। बस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं पढ़ना है कि कैसे कैसे हो रही है, क्या कौन सा प्रोटीन क्या क्या कोड लगे कैसे बन रही है, वो नहीं देखनी है हमें। बस देखनी है हाँ चलो प्रोटीन बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, कैसे बना रहा है ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम,
ठीक है, और वो प्रोटीन अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस इतनी सी देखनी है, ठीक है ना। फॉर प्रोटीन ट्रैफिकिंग अलोंग द सिक्रीटरी रूट, अब इस चीज़ को मैंने डिफाइन कर दिया है, सिक्रीटरी रूट मैंने बता दिया है, मीन्स सिक्रीटरी रूट मतलब कि जो आपका राइबोसोम पे जो आपका ईआर पे जो प्रेजेंट आपका राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है ना, वो प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन एंटर कर जाएगी ईआर के अंदर, ईआर से गोल्जी बॉडी से सिक्रीटरी वेसाइकल निकलेंगी और वो सेल के बाहर निकल जाएंगी, सेल के बाहर सिक्रीट कर देंगी प्रोटीन को, ये तो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है। तो ये इस रूट को बोलते हैं हम सिक्रीटरी रूट, इस रूट को बोलते हैं हम सिक्रीटरी रूट। बेसिकली कि जो प्रोटीन बना है, जो सिक्रीटरी का मतलब समझो, सिक्रीटरी नाम में ही है, सिक्रीट करना मीन्स सिक्रीट आप सेल से बाहर निकाल दो, सेल से बाहर निकाल दो, ये तो जो सेल के बिल्कुल लास्ट में जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का हिस्सा बना दो, वो भी तो बाहर ही हुआ ना, ठीक है। अब आपके घर में कोई है जो बिल्कुल बोलो कि जाओ दीवार के पास खड़ा हो जाओ, घर के बिल्कुल पास बाहर कर दो, घर से बाहर कर दो उसको, या तो बोलो बिल्कुल घर से बाहर जो दीवार है वहाँ पे खड़े हो जाओ, तो एक ही बात है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। वैसे थोड़ी अंतर है लेकिन हाँ ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही समान लगती है, बिल्कुल बाहर कर दो, ये तो बोलो भाई दरवाजे पे ही खड़ा हो जाता है, तो वही बोल रहे हैं प्रोटीन को, ये तो बाहर निकाल दो, सेल से बाहर निकाल दो, ये तो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बना दो, ठीक है। Secretory route, the ER Golgi body play a crucial role in this process. ER Golgi body secretory वेसाइकल ये सब इसमें रोल प्ले करते हैं। फोल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमने बात कर रखी थी, फोल्डिंग के बारे में भी बात कर रखी थी, ठीक है ना। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो फोल्डिंग को फोल्डिंग की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, ठीक है ना, गाइड करती हैं, वो भी हमने देख रखा था। फाइनली सॉर्टिंग प्रोटीन इनटू सेपरेट वेसाइकल, ठीक है, प्रोटीन को वेसाइकल में क्या कर देना, पैक कर देना फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर फाइनल सबसेल्यूलर कंपार्टमेंट, ठीक है। इसको सेल से बाहर निकाल दो, सेल से बाहर निकाल दो, ये तो सबसेल्यूलर कंपार्टमेंट में भेज दो, ठीक। दिस यूनिट डील्स विद द रोल ऑफ ईआर इन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस होना, उसका ट्रांसलोकेशन होना, उसका प्रोसेसिंग होना, ठीक है ना, और उसका ट्रैफिकिंग होना, ये सब चीज़ के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वी विल ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ ईआर इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इस चीज़ को भी हम इस लेक्चर में थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे। तो आ जाओ रोल ऑफ, अभी तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, नॉर्मल सी बातें थी, अब चालू होती है हमारी क्लास आज की। तो रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है, देखो, रिकॉल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिकॉल कर लो, यूनिट 5 में हमने देखा है अभी, ब्लॉक 2, ठीक है। You know that the ear is a network of flattened tube like structure, ठीक है ना। जो रफ ईयर है, जो रफ वाला है वो है फ्लैटन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और जो आपके पास स्मूथ है वो कैसा है, टिब्यूल्स, ब्रांच्ड टिब्यूल्स, ठीक है, पढ़ रखा है हमने। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सारे यूकेरियोटिक सेल में होती है। डेट क्लोजली वर्क्स विद द गोल्जी अपरेटस, ठीक है, इसके क्लोज कौन होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, और दोनों एक साथ काम करते हैं। द रफ ईयर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रफ ईयर पे प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है, रफ ईयर पे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा होता है। फॉर मोस्ट प्रोटीन डेट फॉल अलोंग द सिक्रीटरी रूट, जो प्रोटीन सिक्रीटरी रूट को फॉलो करती है, ठीक है ना, तो वो प्रोटीन कौन बनाता है, वो वाले प्रोटीन को बनाता है हमारे पास राइबोसोम, जो ईआर से अटैच है, ईआर से अटैच वाला जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, वो जो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, ईआर से अटैच जो राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएगा, वो वाला प्रोटीन सिक्रीटरी रूट को फॉलो करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ एन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना, एन ग्लाइकोसाइलेशन आपको बताया था, ठीक है ना, एस्पेराजीन के नाइट्रोजन, ठीक है ना, प्रोटीन में एस्पेराजीन रेसिड्यू है, तो उसके नाइट्रोजन एटम से किसको जोड़ देना है हमें, किसी ओलिगोसैकेराइड को, ठीक है ना, बात करें तो हम शुगर को जोड़ सकते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग
ठीक है। प्रोटीन को फोल्ड करता है, ठीक है ना। एन ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, ठीक है। एन का मतलब बताया था यहाँ पे, एन का मतलब है नाइट्रोजन। क्वालिटी कंट्रोल करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, असेंबली ऑफ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, ठीक है ना। बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं, जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होते हैं, उनको असेंबल करना, ठीक है। अब मल्टी सब यूनिट प्रोटीन उनको असेंबल करना, ये सब हम पढ़ रखे हैं जब हम पढ़ रहे थे अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। ब्लॉक 1 में, सॉरी, बात करें तो कोर्स BBCCT 101 में ही हमने बात कर लिया था, ठीक है। कि सब प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारा स्ट्रक्चर देखा था हमने प्रोटीन का, तो वहाँ पे हम बात कर रखे थे मल्टी सब यूनिट के बारे में, ठीक है ना। तो असेंबल करेंगे हम मल्टी सब यूनिट को कहाँ पे, ईआर के अंदर, ठीक है। बेसिकली बोला जाए तो रफ ईआर के अंदर, ठीक। ये सब बातें भी रफ ईआर के लिए चलती थी, इसमें जो बातें हैं ये रफ ईआर के लिए। एंड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस वेयर शुगर मोलिक्यूल आर अटैच टू स्पेसिफिक साइट ऑन प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन का स्पेसिफिक साइट बोला जाए तो कौन सा स्पेसिफिक साइट का यहाँ पे मतलब क्या है कि एस्पैराजिन रेसिड्यू, एस्पैराजिन अमाइनो एसिड, प्रोटीन के अंदर जो एस्पैराजिन अमाइनो एसिड का रेसिड्यू है, ठीक है, एस्पैराजिन अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तो उसके नाइट्रोजन एटम से, ठीक है ना, उसके नाइट्रोजन ग्रुप से जोड़ा जाता है किसको, हमारे ओलिगोसैकेराइड, ये तो आप बोल सकते हो शुगर मोलिक्यूल को, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो उसका फंक्शन होता है और जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन है प्रोटीन का और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है, ठीक है ना। वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है बोल सकते हो। अब जो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में तो हम जानते हैं, ठीक है। द ईयर हैज़ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट ओनली प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन आर अलाउड टू एग्जिट, जो प्रोटीन सही ढंग से फोल्ड हुआ है उसी को हम बाहर निकालें, उसी को हम ट्रांसपोर्ट करें। जो प्रोटीन सही ढंग से फोल्ड नहीं हुआ है उसको क्या कर देंगे, उसको हम डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। चीज़ें पढ़ रखी है, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। कौन करता है, कैसे करता है, सब भी हमने देख रखा है, ठीक है ना। कैसे करता है ये तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ कौन करता है हमें पता है। बढ़ो आगे, कहाँ गया पेन मेरा। इन दी 1960s की बात चल रही है जब जॉर्ज एमिल पैलाडे, वैसे तो हम डायरेक्ट पैलाडे बोलते हैं, एंड हिज को-वर्कर डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईआर इन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन के सिंथेसिस में और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में ईआर का रोल, ईआर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ईआर क्या रोल प्ले करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में और उसके ट्रांसपोर्ट में, इस चीज़ को बताया हमारे किसने, जॉर्ज पैलाडे। ये तो जॉर्ज एमिल पैलाडे, ये तो आप सिंपल पैलाडे बोल सकते हो, ठीक है ना। दे स्टडीड द फेट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन इन पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है। तो कि पैनक्रियाटिक सेल में जो प्रोटीन बन रही है उनका क्या हो रहा है, उनका आगे क्या वो किस, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ठीक है। जो प्रोटीन बना उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में समझाया, ठीक है ना। उन प्रोटीन का आगे क्या हुआ, जो प्रोटीन अभी अभी बनी, जो प्रोटीन फॉर्म हुई, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई पैनक्रियाटिक सेल में, उनका आगे क्या हुआ, ठीक है। क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनके साथ, क्या घटना घटी उसके साथ, तो इस चीज़ को समझाया पैलाडे ने, ठीक है। बाय लेवलिंग देम विद रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड, सिंपल सी बात है ना, किसी को अगर ट्रेस करना हो, कोई भी मॉलिक्यूल को आपको ट्रेस करना है कि ठीक है ना, ये कहाँ जा रहा है, क्या कैसे कैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको अगर ट्रेस करना है तो क्या करना है, सिंपल से उसके ऊपर रेडियो लेवल कर दो। रेडियो लेवल का मतलब आपने लोअर क्लासेस में भी सुन रखा होगा, जहाँ पे आपने बेसिकली मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो रेडियो लेवल कर दिया जा रहा था चीज़ों को, ठीक है ना, उसको ट्रेस करने के लिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो रेडियो लेबलिंग के थ्रू उसको ट्रेस किया गया और देखा गया हाँ ये कैसा उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या हो रहा है उसका आगे, तो इस चीज़ को ट्रेस किया गया बाय पैलाडे, ठीक है। दे ऑल्सो शोड इन अ पल्स चेज एक्सपेरिमेंट दैट रेडियो लेबल्ड प्रोटीन वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रफ ईआर, ठीक है। जो सबसे पहले जो प्रोटीन बनी, ठीक है ना, देखो प्रोटीन को राइबोसोम ने बनाया, ठीक है, प्रोटीन को राइबोसोम ने बनाया, ठीक है। इन्होंने रेडियो लेवल क्या किया, इन्होंने बेसिकली अगर आप बोला जाए तो मान लो अमाइनो एसिड को रेडियो लेवल कर दिया जाए, ठीक है ना, अमाइनो एसिड को रेडियो लेवल कर दिया। देखो सिंपल सी बात है ना यार, बातें समझो। कोई मान लो वो कोई बैक्टीरिया प्रोटीन बना रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जो चलो बैक्टीरिया को नहीं रहते, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स को आप क्या करो, सेल कल्चर करो। सेल कल्चर से मतलब समझते हो ना, ठीक है।
यूकैरियोटिक सेल को हमने कल्चर प्लेट में रखा और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो भी चाहिए उसको चाहिए हमने दिया, मीन्स अमाइनो एसिड चाहिए उसको हमने दिया। बट हमने जो कल्चर प्लेट में जो अमाइनो एसिड दिया था वो रेडियो लेवल था, ठीक है, उसमें हमने रेडियो लेबलिंग कर रखी है। अब जो वो प्रोटीन बनाएगा, अब जो वो उस अमाइनो एसिड को लेगा और प्रोटीन जो बनेगी, तो उस प्रोटीन में वो अमाइनो एसिड होगा जो रेडियो लेबल्ड है। तो बात हो गया कि हमारा जो प्रोटीन है वो रेडियो लेबल हो गया, ठीक है। अब बताओ प्रोटीन बना कौन रहा है? राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? ठीक है, कौन सा राइबोसोम? दोनों ही राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बनाया हमारे पास, मान लेते हैं वो राइबोसोम जो ईआर से अटैच है, ठीक है, उस राइबोसोम की बात करते हैं। उनने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन चला गया कहाँ पे? ईआर में। तो जैसे डिटेक्ट करोगे आप प्रोटीन को, तो सबसे पहले प्रोटीन आपको कहाँ दिखेगा? ईआर में दिखेगा, ठीक है। प्रोटीन बनते ही ईआर में एंटर कर दी थी, हमने पहले लेक्चर में बात कर रखा है, ठीक है ना। पहले लेक्चर में हम बोले तो पिछले ब्लॉग में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ईआर में एंटर कर गया, तो प्रोटीन डिटेक्ट कहाँ होगा पहली बार? ईआर में, रफ ईआर में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली प्रोटीन, रेडियो लेवल प्रोटीन जो है उसको आप ट्रैक करोगे तो वो आपको फिर गोल्जी बॉडी में देखने को मिलेगा, फिर वो आपको सिक्रेटरी वेसिकल में देखने को मिलेगा। हमने बात किया ना, कि ईआर में आता है प्रोटीन, ईआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। तो ये ट्रेस कर लिया हमने कि सबसे पहली बार हमको प्रोटीन दिखा ईआर में, देन वो गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस में देखने को मिला, फिर वो सिक्रेटरी वेसिकल में हमें देखने को मिला, ठीक है, सिक्रेशन से पहले। फिर वो बाहर सिक्रेट हो गया, ठीक है। फिर वो बाहर सिक्रेट हो गया, फिर हमें बाहर भी हमने प्रोटीन, रेडियो लेवल प्रोटीन देखा, हमने बाहर ट्रैक किया, ठीक है। तो पल्स चेज एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के ही नेम है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि पल्स चेज एक्सपेरिमेंट है जिसने क्या किया? रेडियो लेवल प्रोटीन को ट्रैक किया, ठीक है। तो उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो रेडियो लेवल प्रोटीन है सबसे पहली बार ईआर में देखने को मिला, उसका रूट पता किया। बेसिकली हमने जो प्रोटीन था उसका रूट पता किया, ठीक है। ईआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल से सेल सरफेस पे, तो सेल के बाहर निकल गया, ठीक है। ये हम जानते हैं पूरी प्रोसेस को, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिक्रेटरी रूट, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल रफ ईआर इज प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज रफ ईआर, सिंपल सी बातें हैं। that is designated for secretion or incorporation with ER, मीन्स जो प्रोटीन बन रही है, रफ ईआर पे, जो प्रोटीन रफ ईआर पे बनती है, तो वो क्या होती है? वो सेल से बाहर सिक्रेट कर दी जाती है, तो वो सेल वो क्या हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन हमारे पास बनी, हाँ, तो हमने तो बोला ना, हमने बात किया कि जो प्रोटीन हमारे पास बन गई वो तो सेल से बाहर सीक्रेट कर दी जाएंगी। जो प्रोटीन बनी वो सेल से बाहर सीक्रेट कर दी जाएंगी, या तो वो हिस्सा बन जाएगी मेम्ब्रेन का, हिस्सा बन जाएंगी। देखो, अब ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं बनेंगी, ठीक है ना। ईआर और गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम तीनों का हिस्सा बन सकती है। ईआर का जो मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा बन सकता है, गोल्जी बॉडी का जो मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा बन सकता है, और लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है इसका हिस्सा बन सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पता है ना कि ईआर है वो प्रोटीन को कैसे सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो पहले ईआर की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। समझो बात को समझो। जो प्रोटीन बनी वो ईआर की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गई, देन ईआर की कुछ मेम्ब्रेन क्या हुई? पंच ऑफ होके निकली, ठीक है ना। कुछ मेम्ब्रेन ईआर की टूट के निकली और वही वेसिकल फॉर्म कर देती है, ठीक है। देन वो गोल्जी बॉडी में एंटर करेगी और सेम काम आगे घटेगा। द मोस्ट प्रोटीन आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर एज दे आर ट्रांसलेटेड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, ठीक है। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, इसका मतलब हमने बताया था लास्ट लेक्चर में ही आपको, ठीक है, कि प्रोटीन ट्रांसलेट भी हो रही है और वो ट्रांसलोकेट भी कर रही है। ट्रांसलेट मीन्स राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है
बन रही है और वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो बन भी रही है और वो मेम्ब्रेन के थ्रू आपके ईआर में एंटर भी कर रही होती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यही बोला जाएगा कि मोस्ट प्रोटीन, जो ज़्यादातर प्रोटीन है वो ट्रांसलोकेटेड कर जाती है किसके अंदर, ईआर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब वो बन रही होती, जब वो ट्रांसलेट हो रही होती है तभी वो उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना, कि जैसे जैसे वो बन रही है, जैसे जैसे प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन अभी बन ही रही है, राइबोसोम प्रोटीन बना ही रहा है, लेकिन जो हिस्सा बन चुका है प्रोटीन का, जो हिस्सा बन चुका है वो एंटर कर गई हमारे पास मेम्ब्रेन में। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में वो एंटर कर जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, जो प्रोटीन रफ ईआर के ऊपर जो राइबोसोम है, जो रफ ईआर के ऊपर जो राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाता है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो ईआर के अंदर चले गई। ठीक है, क्यों? बनते साथ ही वो ट्रांसलोकेट कर जाती है ईआर की मेम्ब्रेन के थ्रू, ईआर के ल्यूमेन में। ऑन दी अदर हैंड, प्रोटीन दैट आर डेस्टिनेटेड टू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर इम्पोर्टेड। हाँ, अब जो प्रोटीन है, जो हम न्यूक्लियस के पास भेज रहे हैं, जिस प्रोटीन को हम माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज रहे हैं, जिस प्रोटीन को हम क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये तो और जो सेल ऑर्गेनेल है उनके पास भेज रहे हैं, दे आर इम्पोर्टेड पोस्ट ट्रांसलेशनली। की मीन्स कि ट्रांसलेशन हो चुका है, अच्छे से ट्रांसलेशन हो चुका है। ठीक है ना, ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसको ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, द लास्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 3, इस ब्लॉक का जो लास्ट यूनिट होगा तो उसमें हम देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन मीन्स पोस्ट ट्रांसलेशन, देखो नाम में ही रखा है पोस्ट ट्रांसलेशन, की जो भी घटना घटेगी है वो ट्रांसलेशन के बाद घटेगी। पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब कि ट्रांसलेशन होने के बाद अब कुछ होगा, तो ट्रांसलेशन होने के बाद ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तब हमारे पास जो प्रोटीन बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इन सब के पास भेजी जाती है, न्यूक्लियस जितने भी ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन जो सेल से बाहर निकाली जाती है, ये तो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाया जाता है, ये तो ईआर का, गोल्जी बॉडी का, ये तो लाइसोसोम, इन सब की मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, तो इन सब प्रोटीन को बनाया जाता है, ये सब जो प्रोटीन है ये को ट्रांसलेशनल मीन्स ट्रांसलेशन होने के दौरान ही इनका ट्रांसलोकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट यूनिट में देखेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली को ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इसकी बात सही से कर लेंगे। ठीक है, देख लो, जो फ्री राइबोसोम है, ठीक है, जो फ्री राइबोसोम है साइटोसोल में, वो प्रोटीन बना रहा है। ठीक है ना, और वो जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस के पास जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा, पेरोक्सिसोम के पास जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद ये ट्रांसलोकेशन करेगा। ट्रांसलोकेशन कब होगा? जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद ट्रांसलोकेशन होता है, तब वो प्रोटीन जाती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, डिफरेंट ऑर्गेनेल जो है हमारे पास। ठीक है, बट जो ट्रांसलोकेशन ट्रांसलेशन के साथ ही हो, मीन्स ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन प्रोटीन का बनना, ट्रांसलोकेशन प्रोटीन का प्रोटीन का क्या होना, ट्रांसफ़र होना। ठीक है, प्रोटीन का मूव करना डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो दोनों एक साथ हो रही हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन बनती है इस प्रोसेस में, ये प्रोटीन ईआर के थ्रू गोल्जी बॉडी में एंटर करेगी, देन ये लाइसोसोम में एंटर करेंगी। ठीक है, लाइसोसोम बनेंगी और देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सेल से बाहर निकलेंगी। समझ रहे हो ना, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे द सिग्नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब तक के लिए हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर इजी लगा होगा। क्यों? हमने ईआर के ऊपर बात कर रखा है, ईआर के बारे में हमने बात कर रखा है। ठीक है,
तो इसलिए मैं बोलूँ कि जो अब हम कर लेंगे थोड़ा लाइसोसोम को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा लाइसोसोम को पढ़ लेंगे, क्यों आगे आएगा लाइसोसोम, ठीक है ना। प्रोटीन ट्रैफिकिंग में लाइसोसोम के बारे में थोड़ा बहुत जब डिटेल आती है तो दिक्कत हो जाएगी, जब अगर हमने लाइसोसोम को नहीं पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। इसलिए मेरे को ये इस प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले वो कंप्लीट करना पड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय।